बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं नौजवान सियासी रहनुमा नवाब शमौन खान बारूज़ई और स्काइप पे हमारा साथ देंगे इस प्रोग्राम के शरीककार जनाब मसर बरलास। नाज़रीन, आज अहम ख़बरें ये हैं कि जहांगीर तरीन जो हैं, जो जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इंतहाई बाएतमाद साथी समझा जाता था, वो आजकल अताब का शिकार दिखाई देते हैं। एक बज़ाहिर तो चीनी का एक स्कैंडल है और कुछ माली उमूर भी हैं जिनके ऊपर उनकी जवाब तलबी हो रही है। उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे मुक़दमात, उनके अपने कहने के मुताबिक 5 FIR जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ दर्ज की जा चुकी हैं। उनका कहना यह भी है कि उसमें आज भी उनकी पेशी थी बैंकिंग ट्रिब्यूनल में और आज वो ख़ासे गुस्से में दिखाई दे रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं दोस्त हूँ, मुझे दोस्ती रहने दीजिए, दुश्मन मत बनाइए। इस हवाले से जब आज वो अदालत में पेश हुए बैंकिंग ट्रिब्यूनल में, तो बहुत सारे साथी जो हैं उन्होंने भी उनका साथ दिया और वो उनके साथ गए। उन लोगों की भी कुछ फ़हरिस्तें बनना शुरू हो गई हैं और उनको भी आड़े हाथों लेने के प्लान बनाया जा रहा है। सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। फिर आज PDM की रहनुमा जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा शेरी रहमान ने PDM के हवाले से कुछ गुफ्तगू की। उनका कहना ये था कि हम किसी को जवाबदेह नहीं हैं, किसी की चार्जशीट काबिल कबूल नहीं है हमारे लिए और कोई आइन नहीं है PDM का कि जिसकी कोई पाबंदी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। एक हमारे पास अक्सरियत थी और हमने अपना कायदे डिप्टी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनवा लिया और उसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए और जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है हमारे साथ, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। शेरी रहमान ने और भी बहुत सारी बातें की, उनका भी जायज़ा लेंगे। फिर रूसी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी मुलाकात की, आर्मी चीफ़ से भी मुलाकात की और वज़ीर ख़ारजा के हमरा उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात जो हैं वो किस अंदाज़ में आगे बढ़ रहे हैं और इस दौरे की क्या अहमियत है और ख़ित्ते में कौन सा एक नया ब्लॉक बन रहा है जो मोहब्बतें और दोस्तियों को बेहतर अंदाज़ में आगे लेके चलना चाहता है। और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगा बलूचिस्तान के मसाइल भी, कि बलूचिस्तान के क्या मसाइल हैं, नौजवान क्या चाहते हैं और नौजवान क्या सोचते हैं, उनके क्या ख्वाब थे, उनके क्या मसाइल थे और क्या उनके मसाइल को हल करने की किसी ने कोशिश की है या बिल्कुल उनको हमेशा झूठे सच्चे ख्वाब ही दिखाए जाते रहे हैं। जनाब नवाब शमौन खान बारूज़ई साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत जी। मज़र बरलास साहब, आपसे भी हमारा रब्ता बहाल हो चुका है, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। मज़र बरलास साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ जी, आप फरमाइए। जी, प्रोग्राम जो है आप ही से शुरू करते हैं। आज जहांगीर तरीन साहब की पेशी थी बैंकिंग कोर्ट में, वो वहाँ गए दोस्तों के साथ और आज लगता है कि जैसे उनके ज़ब्त के बंद कुछ शायद टूट रहे हैं। आज उन्होंने कहा, मैं दोस्त हूँ, मुझे दोस्ती रहने दीजिए, दुश्मन ना बनाइए। क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात जो आपने की है वो जहांगीर तरीन की शख्सियत के बारे में है। जी जहांगीर तरीन की शख्सियत को मैं भी कुछ कुछ जानता हूँ, जी। उनसे बड़ी मुलाकातें रहीं हम्म। और बहुत सी मुलाकातें ऐसी थीं जो मुश्तरका भी हुई, जिसमें खान साहब भी हुआ करते थे। सही। जहांगीर तरीन एक नफीस आदमी है, आजज आदमी है और साबर भी है। हम्म। तो जो आपने इशारा किया कि शायद उनका सब्र जवाब दे गया है, जी। तो आप देखिए कि अब तो अपोजिशन भी ये कह रही है, हम्म। अपोजिशन के लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं हम्म। कि जहांगीर खान तरीन को अकेले आदमी को निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है। तो शायद प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनके खिलाफ एक मजबूत लॉबी काम कर रही है, ठीक है। जिस लॉबी ने दूरियां पैदा की। हम्म। ये दूरियों का सफर जो है ये शुरू उस वक्त हुआ जी। जब जहांगीर खान तरीन ने एक तजवीज दी वजीर आजम को हम्म। कि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक सेल कायम करें जी। जो कामों की निगरानी करे ताकि कामों में तेजी आ सके, क्योंकि हमने कौम से वादे कर रखे हैं ठीक है। और उन वादों को पूरा करने के लिए हमें जरा तेज काम करना होगा। ठीक है। इस मरहले पर वजीर आजम ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को बुलाया ठीक है। और कहा कि भाई ये एक तजवीज़ है, ये बहुत शानदार तजवीज़ है, ये फाइल लें और इस पर अमल करें। मज़र बरलास साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ और इस तजवीज़ की जो डिटेल्स हैं वो भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़रा नाजरीन को और आपको वो क्लिप सुनाया जाए जो आज गुफ्तगू की है जहांगीर तरीन ने। उनका लबो लहजा क्या था, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी और उसमें कौन कौन से लोग उनके साथ शामिल थे, खड़े थे, आप सुनिए। मैं ये पूछता हूँ
मजबूर हूँ पूछने पे कि आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है। 1 साल से मेरे ऊपर ये शुगर इंक्वायरी कमीशन के बाद से ये चीज़ें चल रही हैं। 1 साल से मैं चुप करके बैठा हूँ। मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए? तो मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? मैं चाहता हूँ कि ये बातों का कोई जवाब तो दे। क्यों, आखिर क्यों इस तरफ जहांगीर तरीन के ऊपर FIR है? और आपको मैं एक और भी खबर दूँ, जुल्म बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा लाउड। जुल्म बढ़ता जा रहा है। कैसे कि आप कुछ दिन, 2 दिन से 3 दिन पहले मेरे और मेरे बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, मुंजमद कर दिए गए हैं। यानी कि ना कोई केस में पेशरफ्त हुई है, ना कोई गवाही आई है, ना कोई चीज़ चली है, केस तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। और मेरे और बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों किए, किस लिए किए हैं, क्या आपको फ़ायदा इस चीज़ से, और वो कौन कर रहा है? ये मेरे ये सारे सवाल। जी मजहर बरलास साहब, वो कहते हैं मेरे और मेरे बेटे के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं, और ये बैंक अकाउंट्स मुंजमद होने की जब खबर सामने आई और ख़ुद ही जहांगीर तरीन की ज़बानी आई तो उसमा बुखारी ने आज फप्ती कसी के इमरान खान ने अपना ही ATM वाला अकाउंट बंद कर दिए। वो जाहिर है वो फप्तियां तो और भी कसेंगे, लेकिन गुजारिश ये है, ये जहांगीर तरीन की जो बात आपने सुनाई, कौम ने भी सुनी। अब गुजारिश इतनी सी है कि क्या शुगर मिल सिर्फ जहांगीर तरीन की है? सही है। बिल्कुल नहीं। इस मुल्क पर हुक्मरान रहने वाले 2 खानदानों की बहुत सी शुगर मिलें हैं और उनके दोस्तों की भी बहुत सी शुगर मिलें हैं। सही है। अब उसमें से जहांगीर खान तरीन का शायद 15 या 20% हिस्सा है, ठीक है। अगर टोटल शुगर मिलों का हम करें। सही है। तो उसमें अकेले जहांगीर खान तरीन को निशाना बनाया जाना इस बात की गमाजी करता है कि एक इंतकामी कार्रवाई हो रही है। सही है। या तो बाकियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। जी बिल्कुल ठीक है, आपने एक अच्छा पॉइंट दिया कि अगर चीनी बहरान में और भी अगर बहुत सारे लोग शरीक हैं, किसी और के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और 80 मिलें हैं तो एक ही मिल जो है या एक मिल का जो मालिक है खाली उसने ही चीनी बहरान पैदा करके मुश्किलात पैदा की थी या किसी और ने भी की थी, आपसे पूछेंगे। लेकिन नवाब साहब, जनाब शमून साहब, आप ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और आपका ताल्लुक़ उस एक ऐसे कबीले से है कि आपके वालिद भी वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे, आपके दादा भी वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे और बलूचिस्तान असम्बली के पहले स्पीकर रहे। क्या लगता है बलूचिस्तान के नौजवानों के मसले मसाइल क्या हैं? रिज़ा साहब, बुनियादी मसाइल तो नहीं, मसला मैं उसको कहूँगा वो है मेरिट का। मेरिट नहीं है वहाँ पे। अच्छा जी, आपको तो पता है माशरे की तरक्की के लिए कुछ चंद एक चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत होती है जो माशरे को भले माशरा तरक्की करता है। सही। और काफ़ी टाइम से अरसे से यही मैं इसको कहूँगा कि माफ़ी चाहता हूँ जी, आवाज़ वहाँ से आती है कि हम तरक्की नहीं कर रहा, बलूचिस्तान को तरक्की करने नहीं दे रहे। कौन नहीं करने दे रहा? इसमें तो हमारा अपना हाथ है ना, जो हमारे हुक्मरान हैं वहाँ के। सही। चंद एक चीज़ें हैं जो माशरे को चाहिए होती हैं, सेहत और एजुकेशन और सोशल वेलफेयर। ठीक है। ये बुनियादी चीज़ें अगर किसी माशरे को मिल जाए तो तरक्की कैसे नहीं करेगा। नौजवानों की हम बात करते हैं, नौजवानों के लिए वहाँ पे स्कूल्स हैं लेकिन असातिज़ा नहीं है। असातिज़ा हैं तो ड्यूटी पे नहीं आते। सुना है वहाँ के असातिज़ा, वो जो स्कूल्स की तालीमी इमारतें जितनी भी हैं वहाँ भैंसे और गधे बांधे जाते हैं और जानवर बांधे जाते हैं। ऐसा ही है। और वक्तन हमने देखा भी है, मीडिया पे ये चीज़ हाईलाइट काफ़ी हुई है। हमने पुराने ख़ास तौर पे सरकारी स्कूल्स, उनकी उस तरह टेक केयर नहीं की गई जिस तरह के गवर्नमेंट को करनी चाहिए। सही। क्योंकि गरीब आदमी जो है वो तो इतना सादा हज़ारों रुपए महीने के सालाना खर्च तो नहीं कर सकता अपनी औलाद पे। सही। उनके लिए एक ज़रिया ये है कि हमारी हुकूमत हमें सस्ते में, हुकूमत की तरफ से जो एक सहूलत है, गवर्नमेंट स्कूल जिसमें बच्चे जाके पढ़ते हैं वहाँ जाके वो तालीम हासिल करें। सही है। जब वो इसी सहूलत से महरूम होंगे तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? जाहिर है वो माशी खराबियों में लगेगा। नशा हो गया, क्या कहते हैं उसको जी, क्राइम हो गया, उसमें मुलविस हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही। गलत इन्फ्लुएंस में चला जाएगा। गलत इन्फ्लुएंस में, यकीनन ये आपने अच्छे पॉइंट की तरफ इशारा किया कि ज़ाहिर है जो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो वो क्राइम की तरफ जाएगा। मज़हर बरलास साहब, आपकी तरफ बढ़ना है। इस क्लिप में एक चीज़ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त थी, वो ये है
कि जब यहाँ पेशी के लिए जनाब जहांगीर तरीन वहाँ गए तो मैं आपको बताऊं उनके साथ राजा रियाज थे, राजा रियाज ने बात भी की थी इस हवाले से, फिर नोमान लंगड़याल उनके साथ थे, नज़ीर बलोच उनके साथ थे, सुलेमान नईम उनके साथ थे, गुलाम बीबी भरवाना उनके साथ थीं, खुर्रम लगारी उनके साथ थे, चौधरी इफ्तिखार गोंदल उनके साथ थे, असलम भरवाना उनके साथ थे, ताहिर रंधावा उनके साथ थे और अमीर मोहम्मद ख़ान उनके साथ थे। ये सारे लोग गए हैं। तो जब इस हवाले से उनसे पूछा गया कि आप तो लोगों को साथ लेके आए हैं, वज़रा को और हुकूमती, उन्होंने कहा इन्होंने ख़ुद कहा है कि हम आपके साथ जाना चाहते हैं, ये अपनी मर्ज़ी से आए हैं। तो अगर ये सारे लोग जिन्होंने अपना चेहरा भी आके दिखा दिया इस मौके पर, तो ये क्या पैगाम है पंजाब हुकूमत के लिए और वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए? ये बड़ा ख़तरनाक पैगाम है। तहरीक इंसाफ में नया ग्रुप भी बन सकता है। बहुत से वफाकी वज़रा या सूबाई वज़रा को मैं जानता हूँ जो जहांगीर तरीन के साथ जिनकी कुराबतदारी है या दोस्ती है या हमदर्दी है। मैं आपको बता रहा था कि ये इख्तलाफ हुआ कहाँ से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो लिंक कीजिए। जहाँ से बात टूटी थी मैं वहां से शुरू कर देता हूँ जी कि वो फाइल जब वज़ीर आज़म ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को दी जी। कि ये भाई सेल बनाएं और इस पर अमल करें, तो आज़म खान ने वहीं पे कह दिया कि सर इस पे अमल नहीं हो सकता। अच्छा। ये तो ब्यूरोक्रेसी के पैरेलल एक सिस्टम आप बना रहे हैं। और उसके बाद जहांगीर तरीन और आज़म खान की तू-तू-कार शुरू हो गई। अच्छा। और फिर बस आज़म खान ने अपने काम दिखाना शुरू कर दिए और जहांगीर तरीन को दूर करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब जब ये आखिरी पिछले साल जब ये चक्कर चला, जी जी। तो उसके बाद एक रूहानी मजहबी शख्सियत हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। ठीक है। और उन्होंने कहा कि आप जहांगीर खान को मिल तो लें, आप उनको टाइम दें। ठीक है। ताकि वो वजाहत कर सके। सही है। तो आधा घंटा तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि नहीं मैंने नहीं मिलना। और आधे घंटे के बाद फिर उस मजहबी शख्सियत से ये कहा कि अच्छा मैं इसके बारे में सोचूंगा। ठीक है। अब जब जहांगीर खान दूर हुए तो उस दौरान उनके जो मुखालिफ ग्रुप है, यानी ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और उनके साथ शहजाद अकबर और इस तरह के कुछ लोग, जिन्होंने आपको याद होगा कि फरदौस आशिक अवान को भी निकलवाया था। जी जी। और बाद में जब इंक्वायरी हुई तो फरदौस आशिक अवान जो है वो बिल्कुल साफ करार दी गई और फिर वजीर आजम साहब को माजरत भी करना पड़ी और ये भी कहना पड़ा कि फरदौस आशिक अवान के खिलाफ कुछ नहीं निकला। जी जी। इसी तरह एक मशीर थे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में अजमल वजीर। जी। अजमल वजीर की भी इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है। अजमल वजीर के खिलाफ भी कुछ नहीं निकला। सही हो गया। अजमल खान वजीर के खिलाफ भी यही लोग थे। तो ये वजीर आजम साहब को चंद लोगों ने घेरा हुआ है। जी ठीक है। वो उन तक हकायक न पहुंचने देते हैं। सही। और जो वजीर आजम को अच्छा मशवरा अलवी साहब देता है जी, उसको वो वजीर आजम से दूर करते जा रहे हैं। जी ठीक है। बरलास साहब आपकी तरफ फिर वापस आएंगे और ये बिल्कुल पूछने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये एक सवाल पैदा कर दिया मजहर बरलास साहब ने कि ये झगड़ा है क्या, अंदर की बात बता दी है। और फिर उनसे पूछना ये पड़ेगा कि अगर आज़म खान की वजह से जहांगीर तरीन नाम का वो शख्स जिसे इमरान खान का ATM होने का ताना दिया जाता था, अगर वो मुश्किलात का शिकार है तो आज़म खान इतनी बड़ी मजबूरी क्यों है? हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात ये हो रही थी कि मामला क्या है, असल में झगड़ा क्या है जहांगीर तरीन और जहांगीर तरीन के अंदर का झगड़ा पता चला जी आज़म खान और जहांगीर तरीन का झगड़ा है, एक ये मौक़िफ़ आया। लेकिन अभी हम बढ़ते हैं नवाब शमून खान की तरफ। नवाब शमून खान साहब, आपने एक बात की कि मेरिट का मसला है, तालीम भी होनी चाहिए
और वहाँ तालीमी हालात ये हैं कि असातिज़ा भी नहीं है, मेरिट पे मकाम नहीं हो रहा। क्या वजह है मेरिट की, क्या वजूहात क्या हैं, मेरिट पे क्यों नहीं काम हो रहा? सिफारशी कल्चर ज़्यादा है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है आपका ख़ानदान भी बरसर इक़्तिदार रहा, आपके दादा भी, आपके वालिद भी, तो ये इसको अगर वाइस वर्सा किया जाए तो क्या जवाब देंगे? देखिए रियाज साहब, मेरिट पहले तो ये पता होना चाहिए मेरिट है क्या। मेरिट ये है कि जिसका जो हक है उसको बिन मांगे उसको मिले हक। वाह, बड़ी अच्छी तारीफ़ की आपने। बिल्कुल, हक मिलना चाहिए। ठीक है। और जो हुकूमत आती है, जिसने आवाम के लिए काम करना होता है, जिसने तरक्की करनी होती है, जिसने सोसाइटी को बेहतर करना होता है, वो मेरिट ही करती है कि जिसका हक जिसका है उसको मिले जाके। हर किसी को उसका हक मिलेगा तो एक सिस्टम आराम से चल सकता है। ठीक है। आपने बात की कि बरसर इक़्तिदार भी रहे हम, मेरे वालिद साहब सीएम रहे उस वक्त। मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं छोटी सी। एक सिस्टम जो होता है बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से मिल के बनता है। घूमने वाले पुर्जे होते हैं बहुत अलग। बज़ाहिर तो सिस्टम ऊपर से देखने में सही लगता है कि हाँ चल रहा है, जैसे गाड़ी है, इंजन सही है, गाड़ी चल रही है। अंदर से छोटी सी चीज़ भी, एक पुर्जा ख़राब हो जाए तो वो रुक जाता है। सही है, रुक जाता है। अब एक उस सिस्टम को चलाने में एक इक़्तिदार में एक बंदा जो है वो नहीं चलाता। सही है। जो नीचे सारे वर्कर्स हैं, जो उनके साथी हैं, जो ऑफिस में काम करने वाले हैं, जिन्होंने मिल के प्रोसेस को पूरा करना है। ऊपर से अहकामात आएंगे, ये चीज़ हमने इस तरह करनी है। ठीक है। ये एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं हम, इस हिस्से पे आपने ये काम करना है। अगर एक ही हिस्से पे किसी पे जो है ना काम सही नहीं होता तो वो प्रोग्राम सही नहीं होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं, अगर मेरिट मैंने देनी है किसी को, मैं ये देखूंगा कि भाई अगला बंदा इस लायक है नहीं है कि इस प्रोसेस में बैठ के वो काम कर सकता है कि नहीं। आपकी वाली बात, सिफारशी कल्चर भी बहुत है, उससे भी लोग आ जाते हैं, वो फिर एक दूसरे का हक मारा जाता है। जो मेरिट वाला बंदा होता है उसका हक मारा जाता है। सही है। और हुकूमत के लिए तो सबसे प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि भाई मेरिट पे काम करे वो। जो भर्तियां हों, अभी हम देखते हैं कि आजकल आप देख रहे हैं जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का धरना हुआ है जी हाँ, वो भी एक किसी वजह से हुआ है ना, वो अपना हक मांग रहे हैं, उनको हक नहीं मिल रहा। हक नहीं मिल रहा। सही है। सही है। उनके मुतालबात जो हैं वो किससे मांग रहे हैं? हुकूमत से मांग रहे हैं। हुकूमत थोड़ी सी स्टैंड स्टिल पे भी है। ठीक है। अगर वो हक करना चाहें तो ये सॉल्व हो सकता है, मेरिट देना चाहें। आपसे ये भी पूछेंगे मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। मज़हर बरला साहब, आपकी तरफ बढ़ना है कि पहले तो आपने ये जो एक बड़ी इनसाइड स्टोरी दी, असल लड़ाई की जो वजह थी वो बताई, तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि जहांगीर तरीन तो बहुत ही करीब समझे जाते थे। जनाब इमरान खान उनके जहाज़ों पे सफ़र किया करते थे, वो बंदों को लाया करते थे। आज राजा रियाज ने भी ये बात खुल के कर दी। उसने कहा कि अभी जो अदम एतमाद बची है, एतमाद का वोट मिला है, वो उसमें सारा काम जो है जहांगीर तरीन ने दिखाया है। फिर उन्होंने ये कहा पंजाब हुकूमत बनाने का सारा काम जहांगीर तरीन ने किया है। इतना करीबी आदमी आज अगर अताब का शिकार है तो इसका मतलब ये है कि आज़म खान कोई बहुत बड़ी बला होगी। अली रजा अलवी साहब, आप तारीख उठाकर देखिए, इक़्तिदार की राहदारियों में शायद दोस्तियां नहीं होती, शायद रिश्ते नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। सही है। जो पिछली हुकूमत थी उसमें आप देखिए कि चौधरी निसार अली खान के साथ क्या हुआ। ठीक है। वो भी एक जमाने में मियां नवाज शरीफ के 5 प्यारों में से थे। दुरुस्त है। उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। सही। वो जो बात कर देते थे वही अरपे आखिर होती थी। कोई शक नहीं। और फिर वो रांदा दरगाह हो गए। पिछली सदी में आप या उससे पिछली सदी में चले जाएं तो ये जो औरंगजेब बादशाह था, बड़ा मजहबी रुझान रखने वाला, उसने अपने भाइयों के साथ क्या किया, उसने अपने वालिद के साथ क्या किया। तो मेरा ख्याल है कि इक़्तिदार में ये रिश्ते, ये दोस्तियां, ये शायद नहीं देखता हुक्मरान। ठीक है। हुक्मरान अपने काम को देख रहा होता है कि मेरा काम किस तरह फिट है, किस तरह चल रहा है। मैंने 2-3 दिन पहले बात की थी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कि वो मोहम्मद अली नेको कारा किधर चला गया। ठीक है। वो आफ्ताब चीमा के साथ क्या हुआ।
तो इक़्तिदार की शायद आंखें भी नहीं होती और शायद कान भी नहीं होते, ठीक है। और सीने में जो धड़कता दिल है वो भी शायद नहीं होता। ठीक है मज़हर बरला साहब, लेकिन ये तो गुफ्तगू का एक रुख है कि अब ये इंप्रेशन लिया जा रहा है जैसे वो अताब का शिकार है, लेकिन जो FIA ने जहांगीर तरीन को सवालनामा भिजवाया है उसमें 5 सवालात हैं और 9 अप्रैल को उनको तलब किया गया। उसमें ये कहा गया है कि जनाब की बंद फैक्ट्री 2011 से 2015 तक आपने अपनी कंपनी JDW से 3.25 अरब रुपए एक बंद फैक्ट्री में मुंतकिल किए। आखिर उसकी क्या वजह थी? फिर उनका 2015 में खसारे में बंद फैक्ट्री से 1.1 अरब रुपए दोबारा JDW कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। तो आपने इस तरह की कुछ जालसाजियाँ की हैं, इस तरह के सवालात उनको किए गए हैं, 5 सवालात उनको दिए गए हैं और कहा गया है जवाब लेके आइएगा। बिल्कुल सही है। अगर ये 2015 की बात है तो 2015 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी और जहांगीर तरीन इमरान खान के साथी थे। उसके बाद ही उनकी हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन एक्टिव भी रहे, मुतहरक रहे, उनका जहाज भी मुतहरक रहा, खुद भी मुतहरक रहे। जो उनके वसाइल थे वो भी तहरीक इंसाफ की मुहिम में झोंके। ठीक है। तो 2015 वाली बात उनको अब याद आ गई। 11 से मेरा 15 ये मौक़िफ़ है, जी। मेरा ये कहना है कि जब आप शुगर मिल्स को सब्सिडी देते हैं, जितने भी हुक्मरान हमारे मौजूदा ने भी दी है, जी हाँ। तो भाई जब आप सब्सिडी देते हैं तो बजाय इन शुगर मिल मालकान को सब्सिडी देने के आप लोगों को सब्सिडी क्यों नहीं देते? ठीक है। पाकिस्तानी अवाम को क्यों नहीं देते? ठीक है। ये सब हुक्मरानों से सवाल है, माजी के भी और हाल के भी, सही। कि हक तो पाकिस्तानी आम आदमी का है, हक तो पाकिस्तान के गरीब अवाम का है। ठीक है। आप उनके टैक्सों का इकट्ठा किया हुआ पैसा शुगर मिल मालकान के मुंह में दे देते हैं। सही है। और फिर आप कहते हैं कि शुगर की कीमत का तयन जो है वो हुकूमत नहीं करती, बल्कि शुगर मिल एसोसिएशन करती है। सही है। ये अनोखा काम है यहाँ पे कि सब्सिडी हुकूमत दे और कीमत का तयन मिल मालकान खुद करें। फैसला बेनिफिशियरी जो है वो खुद कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में अनोखा अनोखा है रहा जी। है। बिल्कुल ठीक है। बरला साहब वापस आपकी तरफ आते हैं जी। शमौन खान साहब, बात चल निकली थी वो धरने की तरफ, सरकारी मुलाजमीन के जो धरना जारी है अभी भी बलूचिस्तान में, और वो बैठे हुए हैं और एहतजाज किए जा रहे हैं। कोई मुज़ाकरात की टीम भी बनाई है जाम कमाल साहब ने, लेकिन और उन्होंने ये भी कहा था, पिछले दिनों बड़ा गुस्सा था, बड़ा सख्त लहजा था जाम कमाल साहब का कि ये सरकारी मुलाजमीन जिस तरह कर रहे हैं ये बनता नहीं है, ये ठीक काम नहीं कर रहे, गलत काम कर रहे हैं। उनके मसले मसाइल तो हैं। ओवरऑल बलूचिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी कैसे नज़र आती है आपको, क्या देखते हैं? देखिए, कारकर्दगी अगर अच्छी होती तो ये धरने वगैरह नहीं होते। ठीक है। कारकर्दगी अगर अच्छी होती, ये कारकर्दगी की एक तस्वीर है, एक तस्वीर है जी। और कारकर्दगी अगर अच्छी होती तो हम कुछ अच्छे इकदाम देखते बलूचिस्तान में, कुछ थोड़ी बहुत तरक्की देखते। हम ये नहीं कहते कि भाई पूरे बलूचिस्तान के उन्होंने जो है ना इन 3 सालों में इन्होंने अच्छा काम करना शुरू कर दिया। चले हम बात करते हैं सिर्फ कोयटा की। कोयटा के सरकारी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स, उनमें बेहतरियाँ देखते। ठीक है। सही। हम ये देखते हैं भाई यूथ के लिए, नौजवानों के लिए कुछ काम हो रहा है वहाँ पे। सेंटर्स बनाए जाते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स बनाए जाते हैं, इनिशिएटिव लिए जाते हैं उनके लिए। एक पुराना स्टेडियम है वहाँ पे, अयूब स्टेडियम, वहाँ पे भी मेरे ख्याल से इतने नौजवान आते नहीं जितने आने चाहिए। इतने बड़े शहर में एक। सही है। ठीक है जी। सही। आप फैसिलिटीज़ अगर वो दें नौजवानों को और आवाम को, वहाँ पे बेहतरी हमें दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी? लेकिन वो हो नहीं रहा। बोलना, बातें करना उसके बारे में कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ये तो वक्तन हर हुकूमत करती आई है, लेकिन उसमें अमल नहीं हो रहा इतना। सेहत की सूरत हाल बेहतर करें, एजुकेशन की सूरत हाल बेहतर करें, सही सहूलियात दें, रोड्स बनाए जहाँ जहाँ तक आवाम जो शहरों तक नहीं आ सकती सेहत के लिए या पढ़ाई के लिए, बच्चे नहीं भेज सकते, उनको वो सहूलियात दें ताकि वो आ सकें। जी बिल्कुल सही है। फ्यूचर है जी। जी जी। ये नवाब साहब ये समझते हैं शमौन खान साहब कि बलूचिस्तान हुकूमत जो है जिसको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, और वो भी सिर्फ बातें ही किए जा रहे हैं और बातों से ही लोगों का दिल बहला रहे हैं। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी जो बलूचिस्तान की सूरत हाल पे और जहांगीर तरीन के हवाले से। अगली खबर की तरफ बढ़ने से पहले ये आपको बताते चलेंगे, बहरहाल जहांगीर तरीन एक भारी पत्थर साबित हो सकते हैं और उसकी वजह यह है कि आज जो लोग, एक एक्सक्लूसिव आपको देते चलें कि आज जो लोग उनके साथ वहाँ पेश हुए बैंकिंग कोर्ट में, उनकी एक लिस्ट जो है वज़ीर आला पंजाब हाउस में बना ली गई है और उस लिस्ट को वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश करने के लिए तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आला पंजाब बहुत जल्दी, हो सकता है आज रात को ही या कल, वज़ीर आज़म को ख़ुद वो लिस्ट पेश करेंगे और उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का इम्कान शुरू हो सकता है। लेकिन मज़हर बल्ला साहब, आपकी तरफ बढ़ना है कि शायरी रहमान साहबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम किसी के डिसिप्लिन में इस तरह नहीं हैं, ना कोई ये आइन है और ना ही कोई ऐसा है कि जो हमें कोई शोकाज नोटिस दे, और ये भी कोई मुमकिन नहीं है कि जो तरीका हमारे साथ बर्ताव किया गया है यह काबिल कबूल नहीं है। देखिए, पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है और उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। इत्तेहादों में इस तरह नहीं होता। पाकिस्तानी तारीख को उठा के देखा जाए तो कमोबेश 5-6 इत्तेहाद ऐसे हैं जो बड़े पैमाने पर बने, मगर उनमें ये पहली मर्तबा हो रहा है कि किसी सियासी इत्तेहाद में शोकॉज नोटिस जारी किए जा रहे हों। जैसे ये इत्तेहाद कोई घी मिल है या कोई शुगर मिल है या कोई सरकारी इदारा है या कोई स्टील मिल है या कोई अदालत है। तो सियासी इत्तेहाद ना तो अदालत होते हैं, ना सरकारी इदारा होते हैं, ना कोई फैक्ट्री होती है। सियासी इत्तेहाद में बहुत सी बातें पसे पर्दा रख कर की जाती हैं। जिन बातों पे इख्तलाफ था भी, अगर मौलाना साहब को या नून लीग को, उन्हें चाहिए था कि वो पीपल्स पार्टी की क़यादत से बंद कमरे में करते और एएनपी की क़यादत से बंद कमरे में करते, लेकिन वो सड़क पे ले आए। उन्होंने तमाशा बनाने की कोशिश की। एएनपी तो बाहर हो गई, पीपल्स पार्टी का गुजारा भी मुश्किल है। और अब तो मेरी इत्तलात के मुताबिक जो इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे लगता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, खुद पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भी कोई रास्ता मिल जाए। वो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। नून लीग की क़यादत भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। ठीक है, तो राब्ते में तो सब लोग हैं। सही है, लेकिन किसी एक को निशाना बनाना दुरुस्त नहीं। सही, बिल्कुल सही है जी, किसी एक को निशाना बनाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। शमून खान साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये आपको बताएं, आपको पता है कि रशिया के वो आए हुए हैं वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में, आज आर्मी चीफ से भी उनकी मुलाकात थी, वज़ीर आज़म से भी मुलाकात थी, उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ख़ित्ते में तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल तब्दीलियाँ आ रही हैं ख़ित्ते में। पस मंज़र की कहानियाँ और थीं जब ताल्लुकात ख़राब थे, ठीक नहीं थे। अभी आजकल के ज़माने में आपको पता है, एक तो कोविड का दौर है, पूरी दुनिया की इकॉनमी को हिट किया है बहुत ज़ोर से। तो एक तरफ हमारा और चाइना जो हमारे दोस्त हैं काफ़ी टाइम से, उनके साथ हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही हैं। सही है। और जो एक्टिविटी है वो सच में पूरे ख़ित्ते को वो फ़ायदा दे सकती है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे पड़ोसी ममालिक हैं जो हैं, जैसे कि रशिया, उनके वज़ीर ख़ारजा भी आए हुए हैं, वो सब समझते हैं कि भाई ये मंसूबा जो है फ़ायदा दे सकता है। सही है। उस वजह से, इस मंसूबे की वजह से जो है ख़ित्ते में और अच्छाइयाँ और बेहतरियाँ हम देख सकते हैं। देख सकते जी। मज़हर बल्ला साहब, आपको चीन जो है वो भी हमारे करीब आ रहा है, तुर्की भी है, सऊदी अरेबिया भी है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है। ये एक नया ब्लॉक जो है ये आगे ख़ित्ते में क्या करने जा रहा है? ये ज़ाहिर है खित्ते की तरक्की का बायस बनेगा, खित्ते को अमन की तरफ ले जाएगा। मैं थोड़ी सी बलूचिस्तान के हवाले से बात करना चाहता हूँ। करें जी, ज़रूर। अच्छी बात की है इस नौजवान नवाबजादे ने, मगर इनके वालिद साहब भी वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे, इनके दादा भी वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे। इन्हें एक तो उनके कारनामे लेके आना चाहिए था, लेकिन चले वो नहीं लाए। अब इन्होंने मेरिट की बात की। देखिए, बलूचिस्तान के अक्सर सरदारों और नवाबों के साहबजादगान जो हैं वो लाहौर में पढ़ते हैं या कराची में पढ़ते हैं या मुल्क से बाहर पढ़ते हैं। जी मज़हर बल्ला साहब, आखिरी मिनट है, आखिरी मिनट जी। तो बलूचिस्तान में उन्होंने ऐसा अदारा, कोई स्कूल, कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई कि वहाँ नौजवान पढ़ सके। फिर वहाँ जो इंडस्ट्री नहीं आ सकी और वहाँ जो ज़राअत तरक्की नहीं कर सकी, उसके पस मंज़र में भी यही सरदार और नवाब हैं। और फिर ये हिसाब दें कि वो जो गोस्ट असातिज़ा हैं, को 22,000 के करीब जो दुबई में बैठे हुए हैं या मुख्तलिफ मुल्कों में बैठे हुए हैं, वो तनख्वाह बलूचिस्तान हुकूमत से ले रहे हैं। उनको निकालना चाहिए, उनकी जगह नए नौजवान भर्ती करने चाहिए, ये मसला हल हो जाएगा।
सही है, ये मसला जो है इस तरह हल हो जाएगा। जी आप क्या कहते हैं इन शॉर्ट? जी मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि मेरे दादा वो भी रहे हुकूमत में, बाबा भी रहे। तो मेरे दादा की जो हुकूमत थी, आपको पता है 70s का दौर, 80s का दौर, वो काफ़ी टर्बुलेंट दौर था। और वो उस टाइम पे उनको जो है ना मुखालफतें बहुत थी। आप समझते हैं ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उस वक़्त की, उनका इंटरेस्ट आवाम नहीं है, उनका इंटरेस्ट है अपने वर्कर, अपना फ़ायदा। सही। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे दादा जो थे उन्होंने उस वक्त अपने ज़माने में काफ़ी कोशिश की कि सिब्बी में भी एक इंडस्ट्री लग जाए। सही है। वो वहाँ पे अगर लग जाती इंडस्ट्री तो वहाँ के आवाम के लिए बेहतरी होती, नौजवानों के लिए वहाँ पे जो है रोज़गार के मौके बनते। सही। इन शॉर्ट में ये भी बता दें वो मौजूदा तो हुकूमत को करना क्या चाहिए? देखिए मौजूदा वो तो हुकूमत, जो हरनाई में मिल थी नवाब साहब, वो जो हरनाई में मिल थी वो भी आप लोगों ने बंद करवा दी। वो उस कपड़े की इतनी शानदार मिल थी। बिल्कुल वो तो बंद करवा दी, लेकिन उसको आप बर्रा साहब, आप समझ, आपको तो पता होगा उनको बंद करवाने के पीछे किन का हाथ था। आप तो ये मुझसे अच्छी तरह से जानते हैं इस बारे में। हमारे हमारे दादा, मेरे वालिद साहब, उन्होंने हमेशा यही आवाज़ उठाई कि भाई मौके लाओ, जी बिल्कुल सही इंडस्ट्रियलाइजेशन है जी। करो। उन्होंने अच्छे मौके की कोशिश की और यकीनी तौर पर नौजवान नस्ल का भी जो ही अलमिया है, नौजवान नस्ल यही चाहते हैं, चाहे वो पंजाब के हों, सिंध के हों, सरहद के हों या बलूचिस्तान के हों कि खैबर पख्तूनख्वा के हों। उनकी ख्वाहिश ये है कि उनके ख्वाबों को पूरा किया जाना चाहिए। उनके वालिदैन जो इतनी भारी भरकम फीसें देते हैं, अपने पेट काट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटियों से बच्चों की खेप निकल रही है, जॉब कोई नहीं, मुलाजमत कोई नहीं, वसाइल कोई नहीं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब और आगे कोई गुंजाइश नहीं है। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी, कल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।